नमस्कार, भारत भाग्य विधाता में आपका स्वागत है। जी मीडिया की इस मुहिम में आप और हम लगातार भागीदार रहे हैं। उन मुद्दों पर हम बात करते रहे जो आपको हमको लगातार परेशान करते हैं। हमने लोकतंत्र के तमाम पहलुओं पर चर्चा की, हमने सवाल उठाए, समाधान भी ढूंढे। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिसने भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद रखी, जिसने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की। बाबा साहेब उन लोगों की आवाज थे जिनके पास जुबान तो थी पर आवाज नहीं। वो उन लोगों की ढाल थे जिन पर कभी भी कोई भी सदियों से चोट करके चला जाता था। ऐसे दलित समाज के लिए बाबा साहेब अंबेडकर ने हर मोड़ पर लड़ाई लड़ी, और ये लड़ाई सिर्फ सड़क पर नहीं थी। खास बात यह है कि अपने पत्र पत्रिकाओं के जरिए बाबा साहेब ने इसे एक बौद्धिक लड़ाई भी बनाया। जहां मेरे व्यक्तिगत हित और देश हित में टकराव होगा, वहां मैं देश के हित को प्राथमिकता दूंगा। लेकिन जहां दलित जातियों के हित और देश के हित में टकराव होगा, वहां मैं दलित जातियों को प्राथमिकता दूंगा। सामाजिक कुरीतियों, विसंगतियों और रूढ़िवादी परंपराओं के खिलाफ ये कहना था भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। महात्मा बुद्ध के बाद भारत भूमि पर अगर किसी ने धार्मिक और सामाजिक क्रांति की अलख जगाई तो वो थे अंबेडकर। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पूरी जिंदगी इस देश के जो दलित, शोषित, पिछड़े और जो अकलियत समाज के लोग हैं, कमजोर तबके के लोग हैं, तो उनको जिंदगी के हर पहलू में अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी समर्पित की है। सूर्य सा तेजस्वी चरित्र, चंद्र सा सम्मोहक व्यवहार, ऋषियों सा गहन गंभीर ज्ञान, संतों सा बल उत्सर्ग और शांत स्वभाव उन्हें अपने आप में अनूठा बनाता है। बाबा साहब अंबेडकर सारे नेताओं से अलग इसलिए थे कि सारे नेता उस समय भारत की जो समस्याएं थी उन्हीं समस्याओं का हल निकाल रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि आप यह भी ठीक है, पर फ्यूचर में समस्याएं जो आएंगी उसका हल भी हमें निकालना होगा। भारत में प्राचीन काल से ही वर्ण व्यवस्था थी, जिसके चलते निम्न वर्ण का हमेशा शोषण होता रहा। एक तुच्छ बालिका कहां खुशी चली आ रही है। सत्यानाश कर दिया पूरे मंदिर के परिवेश का। बाहर निकालो इसे। अंबेडकर भी इसी वर्ण की महार जाति से थे। अछूत समझी जाने वाली जाति से होने की वजह से उन्हें अपने बचपन में अपमान के कड़वे घूंट पीने पड़े। तो पढ़ने जाते थे तो उनको पीछे बैठाया जाता था, बल्कि दरवाजे के बाहर बैठाया जाता था, दूर से सुनते थे। स्कूल में पानी पीना होता था तो नल से पानी नहीं मिलता था उनको। कोई दूसरा लड़का नल की टोटी खोलता तो पानी पीते थे। एक बार वो कहीं जा रहे थे तो बैलगाड़ी में बैठ गए थे, तो गाड़ीवान को पता लग गया रास्ते में कि ये तो शूद्र है, तो उतार दिया था। इतने पेनफुल एक्सपीरियंस को अंबेडकर ने उस समय झेला था। उनको बैलगाड़ी से निकाल दिया गया जब गाड़ीवान को मालूम हुआ कि अछूत हैं। उनको बड़ौदा में मकान के किराए नहीं मिलते थे, और जब एक पारसी के यहाँ रहना शुरू कर दिया और पारसी को बाद में मालूम हुआ कि अनटचेबल है, जो अमेरिका से पीएचडी करके आया हो, उसको उस मकान मालिक ने अपने मकान से बाहर निकाल दिया। तो कितना क्रूर भारतीय समाज रहा उस समय है? और इतनी चीजें जब अंबेडकर को झेलनी पड़ी तो आम दलित रहा होगा, उसके साथ कैसा व्यवहार होता रहा होगा। उन दिनों निम्न वर्ण के लोगों को किसी भी तरह का कोई भी अधिकार नहीं था। वो सवर्णों की जागीर माने जाते थे। बावजूद इसके कोल्हापुर के महाराजा ने
इन्हें अपना राजनीतिक सचिव बनाया। लेकिन यहां भी बाबा साहब की जाति आड़े आ गई। सवर्ण जाति के लोग उनका आदेश मानने को कतई तैयार नहीं थे। पहला आदमी अपनी जात तक ही सीमित था, अपनी जात तक ही लड़ाई करता रहा, लेकिन फिलहाल अब जो है वो इंसानियत के लड़ने लगा है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये सबसे बड़ी देन बाबा साहब की है कि जिन्होंने उस इशू को बढ़ाया, इंसानियत की इशू को बढ़ाया। वो आज मेरे ख्याल से मूल पकड़ चुका है और अब हर कोई व्यक्ति, हर कोई पार्टी अब कह रहा है कि इंसानियत की बात करो, जात और धर्म की बात हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। दिन जैसे बढ़ते जाएगा, साल जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे बाबा साहब की रेलेवेंस और बढ़ती जाएगी। क्योंकि इकोनॉमी की बात अगर दोबारा ऐसे कर लूं तो अब लोग कह रहे हैं कि इकोनॉमी को ह्यूमैनिटेरियन एंगल होना जरूरी है। अब ह्यूमैनिटेरियन का एंगल देना है तो यहाँ से सबसे बड़ा अगर ह्यूमैनिटेरियन अगर रहा है तो बुद्ध रहा है। तो उसकी जो फिलॉसफी है उस फिलॉसफी के आधार पर आपको आना होगा। तो मैं जैसे कहा कि साल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे रेलेवेंस डॉक्टर बाबा साहब की बढ़ती जाएगी। 1917 में बाबा साहब बंबई लौटे तो उनके मन में एक ही सवाल था, भारत की 1/3 आबादी को छुआछूत से मुक्त कराना। अछूतों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समानता दिलाने के लिए वो अपना सब कुछ लगा देना चाहते थे। इसलिए कोल्हापुर के महाराजा के सहयोग से उन्होंने मराठी भाषा में मूक नायक नाम का एक पत्र निकालना शुरू किया। बाद में उन्होंने बहिष्कृत भारत और जनता नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन भी किया, जिसमें अपने लेखों के जरिए उन्होंने लोगों को जगाने का प्रयास किया। बाबा साहेब दलित समाज को महज औरों के रहमो करम पर जीने की नियति नहीं बनने देना चाहते थे। वो उन्हें हिंदू धर्म के ऐसे वर्ण के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं थे जो सवर्णों का उन्हें गुलाम मात्र माने। बाबा साहेब का कहना था कि हिंदू धर्म में लोगों को एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए हिंदू धर्म में लिखा है, लेकिन वो ऐसे लोगों के खिलाफ थे जो धर्म के नाम पर कुछ लोगों को हमेशा निरक्षर बनाए रखना चाहते थे। बाबा साहब कहते थे ये लोगों को मूर्ख बनाने का षड्यंत्र मात्र है। लिहाजा उन्होंने सभी को शिक्षित होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा अपने बच्चों को स्कूल भेजो, आने वाली पीढ़ी के उन्नति के रास्ते उसी से खुलेंगे। उन दिनों जात ही योग्यता का मापदंड था जो जन्म के समय ही दलितों का भविष्य तय करती और उन्हें जीवन भर पिछड़े होने का दंश झेलना पड़ता। मनुवादी नीति और नियमों ने इस वर्ग का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक शोषण करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, जो डॉक्टर अंबेडकर को कचोटता था। अब व्याग के लाए दलितों की मुक्ति पूरी नहीं हो पाई है, लेकिन दलित मुक्ति की ओर आगे बढ़ रहा है और अभी जरूरतें और भी हैं। संघर्ष की जरूरत है, अर्बनाइजेशन की जरूरत है, भारत में उद्योग धंधे बने। पूंजीवाद जो जातिवाद का सबसे बड़ा शत्रु है, पूंजीवाद ठीक से भारत में इस्टेब्लिश हो। जिस दिन पूंजीवाद ठीक से भारत में इस्टेब्लिश हो जाएगा, जिस दिन भारत शहरों का देश बन जाएगा, जाति व्यवस्था का अपने आप पतन हो जाएगा। वर्ण, वर्ग, जाति विहीन, शोषण मुक्त एक संघ भारतीय समाज का निर्माण करना, ये बाबा साहब के जीवन का लक्ष्य था। डॉक्टर अंबेडकर की वकालत भी उन दिनों अच्छी चल रही थी। इसी बीच उन्होंने दलितों में शिक्षा के प्रसार, उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। बाबा साहब की लोकप्रियता और समाज के प्रति उनकी सेवा भावना को देखते हुए उन्हें 1926 में बंबई विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया। डॉक्टर अंबेडकर हर कीमत पर सदियों से चली आ रही दलितों की समस्याओं को खत्म करना चाहते थे, चाहे वो छुआछूत की हो, अशिक्षा की हो, गरीबी की हो, सामाजिक बहिष्कार की हो।
बाबा साहब अंबेडकर ने इसके लिए आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। आखिरकार वो दिन आया और नासिक के कालाराम मंदिर में दलितों के प्रवेश के लिए बाबा साहब ने मुहिम चलाई। (1927) में उन्होंने महाड़ के चौधर तालाब से दलितों के पानी लेने पर लगी रोक हटाने के लिए आंदोलन की अगुवाई की। महाड़ के चौधर तालाब से जो संघर्ष बाबा साहब ने शुरू किया, उनके संघर्ष की शुरुआत ही वहां से हुई। जिंदगी भर लड़ते रहे। जो शुरुआत महाड़ के चौदह तालाब के सत्याग्रह से बाबा साहब ने की, वो केवल पानी पीने का आंदोलन नहीं था। उन्होंने दलितों की गणेश पूजा की मांग उठाई और उन्हें जनेऊ पहनाने का भी काम किया। डॉक्टर अंबेडकर की इस अहिंसक मुहिम की हिंसक प्रतिक्रिया हुई। हिंदू धर्म के आलोचक होने के नाते उन्होंने मनुस्मृति को सबके सामने जलाकर वर्ण व्यवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद की। पूरी जिंदगी उन्होंने संघर्ष किया। जैसे तालाब के पानी के इस्तेमाल को दलितों को बंद था, तो उस इस्तेमाल यानी तालाब के पानी के इस्तेमाल के लिए उन्होंने तालाब में प्रवेश का आंदोलन किया, मंदिर में प्रवेश का आंदोलन किया कि दलितों के लिए हिंदू धर्म का मंदिर वर्जित था, उसके लिए संघर्ष किया। देश के अंदर सिर्फ सामाजिक आंदोलन तक ही बाबा साहब सीमित नहीं रहना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। 1930 में बाबा साहब ने गोलमेज सम्मेलन में देश में दलितों के हालात पर कहा कि आयोजनों में अछूतों की हालत दासों और कुत्तों जैसी है, जहां उन्हें छूना और उनकी छाया पड़ने पर बुरा भला कहा जाता है। उनका मानना था कि जब तक समाज में फैली सामाजिक कुरीतियां खत्म नहीं होंगी, तब तक सर्वांगीण विकास का रास्ता साफ नहीं होगा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो 3 बार लंदन में हुई, वहां पर जाकर के दलितों की आवाज उठाई। और जब वहां से साइमन कमीशन आए, साइमन के कमीशन के सामने उन्होंने मांग पत्र पेश किया कि दलितों की हालत बहुत ज्यादा खराब है और हम शुक्रगुजार हैं साइमन कमीशन का और ब्रिटिश हुकूमत का कि बाबा साहब को मौका दिया लंदन की गोलमेज में आने का, आमंत्रित किया। उन्होंने आवाज उठाई। साइमन कमीशन के सामने जो दुर्दशा रखी दलितों की, उस कमीशन ने उसको सोचा और कंसीडर किया। बाबा साहेब अंबेडकर का वो विजन ही था जिसने आज उस खास वर्ग को, दलितों को मुख्य धारा में शामिल कराया है, भारतीय राजनीति का अहम हिस्सा बना दिया है। वेलकम बैक। भारत भाग्य विधाता में हम उस शख्सियत को सलाम कर रहे हैं जो असल में भारत भाग्य विधाता रहा, बाबा साहेब अंबेडकर। अंबेडकर ने दलितों के सामाजिक सरोकारों को पूरे जोर से उठाया, उन्हें सम्मान, उनके हक मिल सके उसके लिए आंदोलन चलाए, अपने लेखों से जागरूकता लाने की कोशिश की। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में था कि जब तक सत्ता में दलितों की भागीदारी नहीं होगी, उनका उत्थान नहीं हो सकेगा। तो एक तरफ देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था और दूसरी तरफ अंबेडकर दलितों की लड़ाई लड़ रहे थे, जिसे अब वो राजनीतिक जामा पहनाने का मन बना चुके थे। 1936 में डॉक्टर अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। 1937 में बंबई विधानसभा के चुनावों में उनकी पार्टी ने 15 सीटों पर जीत हासिल की। 1947 में आजादी के बाद उन्हें बंगाल से संविधान सभा के लिए सदस्य चुना गया और जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बनने का प्रस्ताव दिया और वो देश के पहले कानून मंत्री बने। वो संविधान सभा की प्रारूप समिति के सभापति बने। हिंदू कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए अक्टूबर 1948 में उन्होंने संविधान सभा में हिंदू संहिता विधेयक पेश किया। विधेयक पर कांग्रेस में मतभेद उभरे, जिसके चलते इसे 1951 तक टाल दिया गया। लेकिन बाद में जब इसमें कांटछांट की गई तो डॉक्टर अंबेडकर ने कानून मंत्री का पद छोड़ दिया। – 1952 के आम चुनावों में वो स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में उतरे और चुनाव हार गए। और ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की शाखाएं पूरे ऑल इंडिया में थी, साउथ इंडिया में थी, नॉर्थ इंडिया में थी, महाराष्ट्र में, गुजरात में,
जगह जगह पर पूरे ऑल इंडिया में बाबा साहब का ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट प्रेसिडेंट था। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर जी 1952 के चुनाव में हारे, तब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने विचार किया कि मैं अगर दलितों की पार्टी चलाऊं तो फिर चुनकर आना मुश्किल है। अब तक डॉक्टर अंबेडकर दलितों के मसीहा बन चुके थे। उनके अनुयायियों की तादाद बढ़ती जा रही थी। हिंदू धर्म के आलोचक होने के नाते बाबा साहब ने 13 अक्टूबर 1935 को कहा कि मैंने हिंदू धर्म में जन्म अवश्य लिया है, ये मेरे वश में नहीं था, किंतु अब मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे वश में है। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बर्मा और श्रीलंका की यात्रा पर गए। वहां उन्होंने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। बाबा साहब किसी समुदाय से नाराज नहीं थे, उन्हें नफरत थी उस सामाजिक व्यवस्था से जो भेदभाव पर आधारित थी, जिसे वो बदलना चाहते थे, और यही उनके मतभेद महात्मा गांधी से थे। उन्हें ऐतराज था कि जाति विशेष को हरिजन न कहा जाए। उन्हें एक अलग पहचान देने के बजाय समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जाए और उन्हें वो सम्मान दिया जाए जो बाकी जातियों को मिलता है। बदलाव न होते देख उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को लाखों लोगों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। यह धर्मांतरण महज एक धर्मांतरण नहीं था, ये देश में सामाजिक क्रांति की शुरुआत थी, जिसका सपना डॉक्टर अंबेडकर ने देखा था। एक वर्ण विहीन, जाति विहीन समाज का सपना जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुता पर आधारित था। बुद्धं शरणं गच्छामि। बाबा साहेब ने धर्म छोड़ा, पद छोड़ा, पार्टी भी छोड़ दी, लेकिन अभी बहुत कुछ जुड़ना बाकी था। भारत भाग्य विधाता में आपका एक बार फिर स्वागत है। बाबा साहेब अंबेडकर का मकसद अभी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन उनका शरीर अब उनका साथ नहीं दे रहा था। वो लगातार बीमार रहने लगे, लेकिन दलित समाज के लिए उनकी चिंता बढ़ गई थी। नियति को कुछ और मंजूर था। आजादी के 9 साल बाद 1956 में बाबा साहेब ने शरीर त्याग दिया, लेकिन उनकी बनाई बुनियाद पर अभी देश की राजनीति का भविष्य टिका था, और इस राजनीति की डोर थामने आया एक अनजान चेहरा। बाबा साहब दलितों के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन बीमारी के चलते राजनीति में उनकी सक्रियता कम हो गई और अपने महानिर्वाण के समय तक वो किताबें लिखते रहे। और भारतीय सामाजिक राजनीतिक बदलाव का ये प्रणेता देश की जनता के दिल और दिमाग से दूर होता गया। जबकि उनके समकालीन नेताओं को लेकर उनके अनुयायी राजनीति करते रहे। उनकी मृत्यु के 14 साल बाद आखिरकार महाराष्ट्र से दूर पंजाब में 1970 में अंबेडकर की विरासत संभालने के लिए एक नया चेहरा उभरा, जिसका नाम था काशीराम। और जिसके आधार पर जाति बनी है, जाति चलती है, तो उस जाति का आधार का वो शिकार बने हैं, विक्टिम्स ऑफ द सिस्टम, या जाति के आधार पर जिनको गिराया गया है, अपमानित किया गया है, पिछाड़ा गया है, तो ऐसे लोगों को संगठित करके जाति की जो इवल इफेक्ट्स है, उसकी जो बुराइयां हैं, उसका मुकाबला करने के लिए मैंने इनको तैयार किया है। सरकारी नौकरी करने वाले इस आम आदमी ने बाबा साहब के सामाजिक आंदोलन को राजनीतिक रूप देना शुरू किया। उन्होंने दलित कर्मचारियों के साथ मिलकर बामसेफ नाम का एक संगठन बनाया और दलित राजनीति की नींव डाली।
1952 के पहले इलेक्शन में बाबा साहब अम्बेडकर जी लवगुरु नाम का जो लोकसभा का क्षेत्र था मुंबई में, वहां से बाबा साहब अम्बेडकर खड़े रहे और काजरोलकर नाम के कांग्रेस के कैंडिडेट ने बाबा साहब अम्बेडकर जी को हराया था। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के टिकट पर खड़े थे। तब बाबा साहब ने 1942 में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी और ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की शाखाएं पूरे ऑल इंडिया में थी। तो साउथ इंडिया में थी, नॉर्थ इंडिया में थी, महाराष्ट्र में, गुजरात में, जगह जगह पर पूरे ऑल इंडिया में बाबा साहब का ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन था। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर जी 1952 के चुनाव में हारे, तब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने विचार किया कि मैं अगर दलितों की पार्टी चलाऊं तो फिर चुनकर आना मुश्किल है। वामसेव के बाद 80 के दशक में उन्होंने दलित शोषित मंच DS4 तैयार किया और 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाकर राजनीति की मुख्यधारा में उतरे। काशीराम ने दलित राजनीति के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को गले लगाया और उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय राजनीति में एक बार फिर प्रासंगिक होते चले गए। उनका राजनीति में पुनर्जन्म हुआ। कि उनका व्यक्तिमत्व जो था वो इस्टेब्लिश व्यवस्था के खिलाफ लड़ना था। फिर देव देवताओं के मंदिर प्रवेश के बारे में हो, पानी के अधिकार, सबका पानी पर अधिकार है, इस पर लेकर रहो, या जिन लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर रखा था उनको एडमिनिस्ट्रेशन में लाने के लिए रिजर्वेशन एक माध्यम है, ये जो है। उसके बाद में पॉलिटिकल फ्रीडम मिलने के बाद क्या क्या होना चाहिए इस देश का, उसकी जो रचनात्मक उन्होंने जो अपने विचार रखे, मैं समझता हूं कि बाबा साहब के अलावा इतने वैचारिक भूमिका लेते हुए मुझे उस वक्त के कोई नेता नहीं दिखाई देते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पार्टी बनाई, चुनाव लड़े, चुनाव हारे भी, आजाद भारत के पहले कानून मंत्री बने और साथ ही बन गए दलितों के मसीहा। उनकी लड़ाई अभी जारी थी। हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था को बदलने में वो नाकाम रहे और हिंदू धर्म की पैरवी, साथ ही साथ दलितों को हरिजन कहने पर महात्मा गांधी से उनके मतभेद भी सामने आते रहे। आखिरकार उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। बहुजन समाज पार्टी के जनक काशीराम के बाद अंबेडकर की विरासत संभाली मायावती ने। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने खास तौर से शेड्यूल कास्ट के लोगों को, ट्राइब और बैकवर्ड क्लास के लोगों को शिक्षा में, नौकरियों में, राजनीति में आरक्षण देने के लिए उन्होंने काफी स्ट्रगल किया और भारतीय संविधान में इनको कानूनी अधिकार दिया। महाराष्ट्र से उठी अंबेडकर की आवाज की गूंज समूचे उत्तर भारत में सुनाई दी। अंबेडकर की इस आवाज को यूपी के अवाम ने दिल में बैठा लिया और बहुजन समाज पार्टी को उस सत्ता तक पहुंचाया जिसका सपना बाबा साहब ने देखा था। देखते ही देखते अंबेडकर वर्तमान भारतीय राजनीति का वो चेहरा बन गए जो अपने जीते जी वो कभी नहीं बन पाए थे। कभी उनको नजरअंदाज करने वाली कांग्रेस को भी आज अंबेडकर उतने ही अपने लगने लगे हैं जितने बाकी नेता। राजनीतिक पार्टियों की भी मजबूरी बन चुकी है कि वो एक तरफ हम लोग का है कि वोट की राजनीति है, ये बराबर है कि बाबा साहब को मानने वालों की संख्या बढ़ती रही है, इसलिए वो वोट की राजनीति भी करती रही है, लेकिन दूसरी उनकी इंटेलेक्चुअल जरूरत भी हो चुकी है। ये अंबेडकर के व्यक्तित्व का ही कमाल है कि देश की राजनीति अब उनके नाम के बिना नहीं हो सकती, उनके विचारों के बिना नहीं हो सकती, उन्हें मुख्यधारा में रखे बिना नहीं हो सकती। वो आज की जरूरत है। यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हकीकत है।
आजादी की लड़ाई के दौरान और उसके बाद देश ने तमाम कद्दावर नेता देखे, उनके वारिस देखे, जो धीरे धीरे खत्म होते गए। उनके विचार, उनके आंदोलन, उनके समर्थक सब धीरे धीरे पीछे छूटते गए। लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भारतीय राजनीति में अपने समकालीनों के मुकाबले और मजबूत होते गए। वो आज इतने प्रासंगिक हैं जितने शायद अपने जीवन काल में भी नहीं रहे। और ये उन्हीं की देन है कि आज वो वर्ग जो राजनीति की तो छोड़िए, समाज का हिस्सा बनने की लड़ाई नहीं लड़ पा रहा था, अपने वजूद के लिए लड़ाई लड़ रहा था, आज उसी की बुनियाद पर देश की राजनीति खड़ी है। भारत भाग्य विधाता में आज इतना ही।